तो एक नया नोटिफिकेशन आया है आरपीएफ में एसआई का और कांस्टेबल का। मैं दोनों के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो दोनों देखना। और फार्म भरते वक्त ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सालों के बाद इसकी वैकेंसी आई है। और सबसे ज़रूरी बात कि है ना, जब भी ये फार्म भरो तो ये सोचकर मत भरो कि फार्म भरते साथ नौकरी लगा चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है आज के टाइम पर सरकारी नौकरी के लिए। अब पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम दीपक है। मैंने 16 टेस्ट क्लियर करे हैं। उसके अलावा मेरा 5 में सिलेक्शन होता होता रह गया था। अब मेरा सिलेक्शन आईसीआर में हुआ है। और भी हरियाणा में भी बहुत जगह होना है, और भी बहुत जगह होना है। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ाने में भी है, तो ये नोटिफिकेशन आया था, ये मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। जो भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, पेपरों का। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि कांस्टेबल में क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, और एज कितनी चाहिए, सैलरी इसकी कितनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़, कितने लेवल की नौकरी है, कैसा क्या एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या है, सारी मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको बार बार कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है फार्म भरने के लिए। लेकिन पढ़ाई भाई मन लगा के करनी पड़ेगी। अब देखो, सबसे पहले ये जो कांस्टेबल की है, ये लेवल 3 की नौकरी होती है। आपको पता होगा 21,700 इसका जो बेसिक पे होता है, तो लगभग इसका पहुंच जाता है 40,000 तक पहुंच जाता है। फिर इसके लिए 10th पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और कोई भी बोर्ड हो, जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होगा, सभी को समझ में आ रहा है। 10th पास है किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। अब आगे देखते हैं इसकी पोस्ट कितनी है। तो जनरल की 1450 है, और जो टोटल है वो है 3577। सभी को समझ पा रहे हैं। तो आज के टाइम पे ये नहीं रह गया कि जनरल की ज़्यादा कंपटीशन है या किस में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो सभी में लगभग कंपटीशन बराबर होता जा रहा है। ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, कुछ भी हुआ, सभी को समझ में आ रहा है। एक तो सरकारी इतनी कम वैकेंसी निकालती है, उससे आगे भी बहुत सारी जो दिखते रहते हैं इनके में, तो कंपटीशन लगभग सब में हो चुका है। थोड़े किसी में ज़्यादा, किसी में कम। अब इसकी जो फीस है वो 500 रुपये है, किसके लिए, जनरल के लिए, है ना। जो 400 है वो रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड केवल जब होगा जिसने सीबीटी दिया है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है। सभी को समझ में आ गया। और 250 इसकी है SC ST वो एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और EBC, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सभी को समझ में आ रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें स्टेज है, कैंडिडेट अप्लाई करना होगा उसको ऑनलाइन मोड, केवल इसमें ऑनलाइन मोड है। ऑफिशियल वेबसाइट्स है जो RRB की, उस पर तो मल्टीपल जो भी अप्लीकेशन करेगा तो रिजेक्शन हो जाएगी उसकी अप्लीकेशंस, और डीबेयरमेंट मतलब निकाल भी दिया जाएगा उसको। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा इसमें। फिर दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब PET, उसका भी डिस्कशन करेंगे। उसमें कितने की रेस है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी है, और मेडिकल है। सभी को समझ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और मेडिकल भी है इसमें। अब आगे देखो, CBT में क्या है। तो स्टैंडर्ड है एग्जामिनेशन का, वो 10th है या मैट्रिक लेवल है, तो बहुत अच्छी नौकरी है। 10वीं बेस पे लेवल 3 की है। सभी को समझ में आ रहा है। और इसमें क्या है, एक मार्क्स मिलेगा आपको ईच करेक्ट आंसर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और डिडक्टिव अच्छा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एक बता 3 की, अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं चूज करा है ना, छोड़ दिया, तो उसका कोई भी आंसर नहीं कटेगा। सभी को समझ पा रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन जो भाई आज के टाइम पर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन का है, वो भी इसमें लगेगा, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होगी। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये आपने सब ने पढ़ दिया होगा, और भी चीज़, और आपका कोई भी डाउट आता वो आप पूछ लेना। अभी ये हमारा आ गया सिलेबस, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अभी सिलेबस में जो दे रखी है वो चीज़ आपने पढ़नी है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम में जिस चैप्टर में तो क्वेश्चन आए हैं, वे आप अगर कोर्स ले लोगे किसी का तो और अच्छा रहेगा। अभी मैंने तो कोई लॉन्च नहीं किया है, अभी सोच रहे हैं। अभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जब आ जाएगी जब करते हैं। इसके बारे में भी सोच रखा है बहुत अच्छा। अभी तो शुरुआत है, करना बहुत है ज़िंदगी में। अब देखो, इसमें सिलेबस क्या है CBT का।
तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो टॉपिक्स जो सिलेबस का है अरिथमेटिक आपने पता है 35 मार्क्स का होगा, 35 क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना। इसमें जो है नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आएंगे, होल नंबर्स होंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस होगी, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स होगा, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ अभी मैं करवाऊंगा। थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट कम है ना, तो इस कारण नहीं करवा पा रहा है। इसमें जैसे बहुत सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, बहुत सारे अभी रहते हैं, तो आप कर लेना वो जो यहाँ से आपको मिले। तो अब इसका रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है, इसमें भी एनालॉजी है, सिमिलरिटी डिफरेंस है, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन और सिलोजिस्टिक रीजनिंग। तो ये भाई नाम में नाम बड्डे हैं, रीजनिंग आसान आया है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब आ गया जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस में 50 में तो 50 करने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इसमें आप 35 में तब 35 से इसको 70 नंबर आपके ये हो सकते हैं, सभी को समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें 50 लेने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 40 42 43 आगे ना तो मतलब टॉप के नंबर हैं ये, सभी को समझ पा रहे हैं। और भाई पेपर का लेवल अब इतनी तैयारी करने लग रहे हैं बच्चे, अगर 50 मतलब 50 भी ले रहे तो कोई ज़्यादा मतलब चिंता की बात नहीं होगी। अब आप जीडी का देख पा रहे होगे, जीडी में कितने दे रखे 160 में, तो 160 समझ में आई। तो देखो क्वेश्चंस एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस इन्वायरमेंट अराउंड हिम और हर, तो सोसाइटी के। तो करंट अफेयर्स हो गए, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एक्सेट्रा। तो भाई आपने पता है जिसने तैयारी करी होगी ना, तो मैं बता दूं जी का कोई सिलेबस नहीं आया था, कितने से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे यार, है ना, और कैसा भी पूछ रहे यार। तो जो ट्रेंडिंग में अगर है वो एक क्वेश्चन करने में आ रहा है। अगर आप इसके लिए कोई कोर्स ले लोगे तो अच्छा रहेगा जनरल अवेयरनेस के लिए, नहीं तो वही बात है, आप पढ़े खुद जाओगे, पेपर में खुद जाओगा, सभी को समझ पा रहे हैं। अब देखो, अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये, इसका कोई मतलब नंबर नहीं लगते, ये क्वालिफाइंग नेचर है, सभी को समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो मेल और फीमेल, तो ध्यान से समझना। अब मेल की जो है वो 1600 मीटर की रेस है, सभी को समझ पा गया। इसका मतलब 1.6 किलोमीटर की है, जैसा 5 मिनट 45 सेकंड में करना है, तो वही अच्छा अच्छा ही फिजिकल है। तो थोड़ा थोड़ा अपना फिजिकल की भी तैयारी करते रहना। फिर है 800 मीटर की रन, जो किसकी है, फीमेल की है, समझ में आ गया। फीमेल ने यह करनी है 3 मिनट 40 सेकंड में। अब लॉन्ग जंप आपने पता होगा, है ना, जो लंबी उछाल मारते हैं, एक ऊंची उछाल होती है, एक लंबी। तो ये है 14 फीट की, है ना, बॉयज़ के लिए, मेल के लिए। फीमेल के लिए 9 फीट है, जबकि हाई जंप मेल के लिए 4 फुट है, तो अच्छी है भाई, अपनी तैयारी करके जाइयो। और फीमेल के लिए 3 फुट, तो अच्छी है, सभी को समझ पा रहा है। 10 गुणा बुलाए जाएंगे आपने, 10 गुणा जो भी वैकेंसी है ना उसके, तो लगभग 35,000 के लगभग आपको बुलाया जाएगा। तो अब पीएमटी के लिए क्या है, 165 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की हाइट होनी चाहिए, तो अच्छी है। और फीमेल के लिए 157 है, सभी समझ में आ गया। जीडी जितना ही है, एसएससी जीडी जितना। SC ST के लिए हाइट कितनी है, 160, और फीमेल के लिए 152। फिर वो जो भी गोरखा, मराठा, डोगरा जो भी हो गए, है ना, उनके लिए 163, मेल के, और फीमेल के 155 है। अब मेल के लिए जो अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट है, फीमेल के लिए नहीं होती चेस्ट, वो है 80 अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड होने के बाद 85। और आप ये सारी चीज़ पढ़ लेना। इसके अलावा देखो अभी ये चीज़ आ गई कि जो 1600 से 800 मीटर है ना, केवल उसके लिए एक चांस दिया जाएगा। देखो एक बार में ही वो भगाएंगे आपको, अगर आपने उस टाइम लिमिट के अंदर कर दिया तो आप वो मतलब सेफ हो, अगर नहीं किया तो फिर बाहर। अब क्या है, जो लॉन्ग जंप और फॉर द रिमेनिंग इवेंट्स, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप रहेगी, तो कैंडिडेट विल बी गिवन अप टू 2 चांसेस ईच, मतलब 2 चांस दिए जाएंगे इसमें।
आपने जैसे पहले में अगर फेल हो गया तो दूसरे आप तो दिया जाएगा, अगर दूसरे में भी फेल हो गया तो आप बाहर हो। सभी को समझ पाएगा। अब जो एक्स सर्विसमैन है वो पीईटी नहीं देंगे, इसके अलावा वो पीएमटी में जाएंगे। सभी को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब उसका फिजिकल नहीं होगा, सीधा मेडिकल होगा, मेजरमेंट होगा। तो और तो कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। और अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वही 10th बेस, फिर जो भी आपका SC ST या जो भी आपका ये बना हुआ है वो समझ में आ गया। आपको लेकर जाना है DV में। DV जब भी होगा जब आपका फिजिकल और मेडिकल भी हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, अगर आपका क्लियर होगा। 2 सेट्स ऑफ, ये बाद में बता दूंगा मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। तो इतना तो हमने बेरा ही है। मैं लगभग 3 जगह जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। अब देखो पीईटी का क्या है, 10th बेस और अच्छा मतलब ये प्रूफ के उससे हैं, तो चलो ठीक है। ये तो फिर ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग का वही वही बढ़िया मैं वो करवाऊँगी थारे पे, मैं नथी उड़ा ट्रेनिंग में। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट्स हु प्लेस्ड इन फाइनल रिजल्ट विल बी सेंट फॉर ए मेडिकल एग्जामिनेशन एट रेलवे हॉस्पिटल्स, ये रेलवे के हॉस्पिटल्स में भेजे जाएंगे। तो दे विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल B1 एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। तो जैसे जो ग्लासेस पहनते हैं या फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट का मतलब जिसके पैर बिल्कुल जैसे आप पैरों पे पानी डाल के देखोगे ना, और जब रखोगे दत्ते पे, अगर आपके में पूरा का पूरा पैर ऐसे ही चप जाता है, इसका मतलब आपके में फ्लैट फुट है। नोक नहीं हो गया, स्क्विंट आइज हो गया मतलब बैंगी, कलर ब्लाइंडनेस हो गया जो रेड ब्लू में और ग्रीन में नहीं, रेड ग्रीन में नहीं डिफरेंस देख सकता, और अदर बॉडी जो भी हैं तो वह एलिजिबल नहीं होंगे अपॉइंटमेंट के लिए। और सेंडिंग फॉर मेडिकल विल बी नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्प्लाई द, अच्छा ठीक है। अगर मेडिकल में भी आप फेल हो गए तो फेल हो आप, ये नहीं है कि आप फाइनल में आ गए तो आपको हो जाएगा। अब ये भोपाल और ये जो सारी हैं आप इन RRB पे जाके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलर अपडेट्स, फिर भी जो भी चीज़ें आप पढ़ लेना है। तो और तो सारी चीज़ होगी। ये 13 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस में और इंग्लिश और हिंदी इन सब में होगा। सभी को समझ में आ गया। तो आप ध्यान से पढ़ना ये फार्म, और बहुत अच्छी नौकरियाँ हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, जैसे रेलवे की भाई पहले बहुत वैकेंसी आती थी, बहुत अच्छा था, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दिया करता पूरे वर्ल्ड में। देश की तो बात छोड़ो, आपकी जो करंट गवर्नमेंट है वो अब पता नहीं क्या करना चाह रही है इसके साथ। तो मैंने तो भाई रेलवे का प्रोटेस्ट भी देखा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीका था अनडेमोक्रेटिक लगा था मैंने, वो भी जैसा होने लग रहा है अनडेमोक्रेटिक ही सिचुएशन लग रही है। क्योंकि आप देख पा रहे होगे क्या नाम है, वहाँ पे सेंटर कैसे जाम कर दिए थे, सारी जो फोर्सेस थी मतलब पुलिस वाले थे वहाँ पे डाल दिया सेंटर के आगे, जो कर भाई उड़ा आतंकवादी बैठे हैं। तो जब वोट देने का हमारा अधिकार दे रखा है ना, तो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट को हम क्यों चुनेंगे। और आपकी सबकी जो भी है आपकी सोच है वो आप पे डालता हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ है इस चीज़ का। तो बस यही कहता हूँ कि अपना जब वोट डालने जाओ तो अपने जो दुख दर्द जो भी आपके भी हैं, जो भी हैं आपके भाई बहन जो भी बड़े हैं उनके साथ जो भी हुआ है, तो उन सबको सोच कर वोट देना है। सब जगह एनू नहीं है कि पोलिंग बूथ के बाहर गए और आप तेन कह दी कि यार हिंदू है तू नू है तो थारी जात का खड़ा हो रहा है, नू हो रहा है, कुछ नहीं। जिसने जो गलत करा अपना उस न ध्यान देकर सभी को समझ में आया। तो फिर मिलते हैं SI की वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।